कहानी काली पटरी का अभिशाप, द कर्स ऑफ काली पटरी। स्थान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो हब, नई दिल्ली। समय रात के 2:33 बजे। दिसंबर की ये रात दिल्ली के इतिहास की सबसे सर्द रातों में से एक थी। आईजीआई एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल, जो दिन भर मशीनों के शोर और ट्रकों की आवाजाही से गूंजता रहता है, इस समय एक अजीब सी मनहूस खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में ठंडक नहीं बल्कि एक चुभन थी, ऐसी बर्फीली हवा जो जैकेट और स्वेटर को चीरकर सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। विक्रम पिछले 5 सालों से यहाँ कार्गो एजेंट का काम कर रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज का कोहरा, फॉग, सामान्य नहीं था। ये कोहरा आसमानी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से निकल रहा हो, गाढ़ा, सफेद और दम घोंटू। टर्मिनल की ऊंची ऊंची फ्लड लाइट्स भी इस कोहरे को भेद नहीं पा रही थी, बस धुंधले पीले गोलों की तरह दिख रही थी। शिफ्ट खत्म करते करते विक्रम की कमर टूट चुकी थी। आखिरी कंसाइनमेंट लोड करने में ज्यादा वक्त लग गया था। वो अपनी पुरानी खटारा हीरो जेट साइकिल की तरफ बढ़ा। उसकी बाइक पिछले हफ्ते से खराब पड़ी थी और मैकेनिक ने उसे ठीक करने के लिए मोटा खर्चा बताया था। विक्रम के पास इस कड़ाके की ठंड में साइकिल चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर महिपालपुर जाने के लिए दो रास्ते थे। पहला मेन रोड, जो लंबा था और जहां रात भर भारी भरकम ट्रकों का रेला लगा रहता था। दूसरा रास्ता काली पटरी। काली पटरी एयरपोर्ट के पिछले सुनसान हिस्से से होकर गुजरने वाला एक अंग्रेजों के जमाने का रेलवे ट्रैक था। ये ट्रैक दशकों से वीरान पड़ा था। पटरियों पर जंग की मोटी परत चढ़ चुकी थी और स्लीपर्स लकड़ी के पट्टे गल चुके थे। इसके दोनों तरफ कटीली झाड़ियों का जंगल था। महिपालपुर के लोग दिन में भी इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। किंवदंतियां थीं कि यहाँ रात को हवा की दिशा बदल जाती है और सन्नाटे में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। विक्रम थका हुआ था। उसकी टांगें जवाब दे रही थीं। उसने सोचा, मेन रोड से जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, काली पटरी से 20 मिनट में घर। आज वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, कौन भूत मेरा इंतजार कर रहा होगा। यही वो फैसला था जिसने विक्रम की जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिटा दी। सन्नाटे का शोर। जैसे ही विक्रम ने अपनी साइकिल टर्मिनल की पक्की सड़क से उतारकर काली पटरी के कच्चे पथरीले रास्ते पर डाली, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। माहौल में एक झटके से बदलाव आया। एयरपोर्ट की रोशनी और सुरक्षा का एहसास पीछे छूट गया। अब उसके सामने सिर्फ घना, अभेद्य कोहरा था। विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य थी। वो अपनी साइकिल के हैंडलबार से आगे कुछ नहीं देख पा रहा था। यहाँ का सन्नाटा बहुत भारी था, श्मशान जैसा सन्नाटा। उस खामोशी में उसकी साइकिल के पहियों की चर्र चर्र की आवाज किसी चीख की तरह गूंज रही थी, जैसे वो इस सोए हुए रास्ते की शांति भंग करने का गुनाह कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए डीजल, गीली मिट्टी और कुछ सड़े हुए मांस की बदबू मिली हुई हो। विक्रम ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक चढ़ा ली। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। झाड़ियों में से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ आवारा कुत्ते या नेवले होंगे। करीब 15 मिनट संघर्ष करने के बाद जब वो उस रास्ते के सबसे सुनसान हिस्से में पहुंचा, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे, उसकी किस्मत ने दगा दे दिया। खटाक! साइकिल का पैडल जाम हो गया। विक्रम का संतुलन बिगड़ा और वो गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा, चेन उतर चुकी थी और बुरी तरह से गियर में फंस गई थी। लानत है! विक्रम के मुंह से भाप के साथ गाली निकली। वह झुंझलाकर नीचे उतरा। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी का दायरा बहुत छोटा था। जैसे ही उसने चेन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो धातु बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लगी। वो चेन ठीक करने में उलझा ही था कि तभी सन्नाटा टूटा। पाताल से आती आवाज। शुरुआत में ये आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि विक्रम को लगा कि ये उसके दिमाग का वहम है। छुक, छुक, छुक। विक्रम का हाथ रुक गया। उसने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। छुक, छुक, छुक। आवाज लयबद्ध थी, किसी भारी मशीन के चलने की आवाज, एक स्टीम इंजन के पिस्टन की आवाज। पागल हो गया है क्या विक्रम? उसने खुद से कहा। इस पटरी पर आखिरी ट्रेन चले हुए 40 साल हो चुके हैं। ये कोई ट्रक होगा मेन रोड पर। लेकिन वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। आवाज मेन रोड से नहीं, बल्कि उसी पटरी से आ रही थी जिस पर वो खड़ा था। आवाज दूर थी, कोहरे में कहीं गहराई में दबी हुई, लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके साथ ही एक और आवाज जुड़ गई, लोहे के पहियों का जंग लगी पटरियों पर घिसटने का तीखा शोर। क्री ईच, खड़ खड़ खड़। विक्रम का गला सूख गया।
उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट को पटरियों की दिशा में घुमाया। रोशनी कोहरे की दीवार से टकराकर वापस आ गई, लेकिन उस सफेद धुंध के बहुत दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी पीली या सफेद नहीं थी, वो गहरे लाल रंग की थी, जैसे खून से सनी हुई कोई लालटेन। वो हेडलाइट हिल रही थी, जैसे कोई बड़ा इंजन हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा हो। जमीन में हल्की कंपन महसूस होने लगी। विक्रम के जूतों के नीचे पड़े छोटे पत्थर हिलने लगे। ये सचमुच हो रहा था। एक ट्रेन, एक ऐसी पटरी पर जहां कोई ट्रेन नहीं हो सकती थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जो इंतजार कर रहा था। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो मंत्रमुग्ध सा उस लाल रोशनी को घूरता रहा। जैसे जैसे रोशनी करीब आई, कोहरा थोड़ा छंटा और विक्रम ने देखा कि इंजन के ठीक आगे, पटरियों के बीचों बीच कोई खड़ा था। विक्रम की सांसें हलक में अटक गईं। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया। वो एक आदमी का ढांचा था, कद में बहुत लंबा, शायद 7 फीट से भी ज्यादा। उसने रेलवे कर्मचारियों वाली पुरानी, गहरे नीले रंग की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन वो वर्दी अब चीथड़े बन चुकी थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर काले तेल और कालिक के धब्बे थे। लेकिन सबसे भयानक उसका शरीर था। उसकी चमड़ी का रंग नीला काला पड़ चुका था, जैसे किसी लाश का होता है जो हफ्तों से पानी में सड़ रही हो। जगह जगह से मांस गलकर हड्डियों से अलग हो रहा था और पसलियां बाहर झांक रही थीं। उसका एक हाथ अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डी टूटी हुई हो। वो आकृति स्थिर खड़ी थी, उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। विक्रम का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। अचानक एक झटके के साथ उस आकृति ने अपना सिर ऊपर उठाया। विक्रम की चीख गले में ही घुट गई। उसका चेहरा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। नाक का हिस्सा गल चुका था, सिर्फ एक बड़ा गड्ढा था। होंठ नहीं थे, सिर्फ मसूड़े और पीले, टूटे हुए दांतों की एक भयानक मुस्कान थी। और उसकी आंखें, वे आंखें नहीं थीं। आंखों के गड्ढों में दो नीले रंग के अंगारे जल रहे थे। वे अंगारे इतनी नफरत और दर्द के साथ चमक रहे थे कि विक्रम की आत्मा तक कांप गई। वे सीधे विक्रम को देख रहे थे। मौत का पीछा। उस सड़े गले गले से एक आवाज निकली। वो आवाज सूखी थी, जैसे दो पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो, और उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। बहुत देर कर दी तुमने। विक्रम के मूत्राशय ने जवाब दे दिया। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वो आकृति अब चलने लगी थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो कोहरे में तैरते हुए, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे उस अदृश्य ट्रेन का शोर अब कान फाड़ देने वाला हो चुका था। छुक छुक की आवाज अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। विक्रम का अस्तित्व खतरे में था। उसने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई। उसने पागलों की तरह साइकिल की चेन को खींचा। उंगलियों में चोट लगी, खून निकला, लेकिन किसी तरह चेन गियर पर चढ़ गई। वो साइकिल पर कूदा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस पैडल मारने लगा। भागो विक्रम, भागो। अगर आज रुके तो कभी घर नहीं पहुंचोगे। उसका दिमाग चीख रहा था। उसने साइकिल को उस पथरीले रास्ते पर दौड़ा दिया। पहिए पत्थरों से टकराकर उछल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से आवाजें आ रही थी। अब सिर्फ ट्रेन की आवाज नहीं थी, उसके ठीक पीछे भारी कदमों की आवाज थी। धम धम धम, जैसे कोई विशालकाय चीज उसके पीछे दौड़ रही हो। और वहशी हंसी, एक ऐसी हंसी जो पागलपन से भरी थी। मेरी जगह खाली है विक्रम। वो आवाज अब उसके बिल्कुल कान के पास थी। उसे अपने गर्दन के पीछे सड़ी हुई बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। विक्रम रो रहा था, चिल्ला रहा था और पैडल मार रहा था। कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे उसके चेहरे पर खरोंचे मार रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई चीज उसकी साइकिल के पीछे के कैरियर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साइकिल का संतुलन बिगड़ा। विक्रम ने गलती की। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वो सड़ा गला चेहरा अब उसके बिल्कुल करीब था, सिर्फ एक हाथ की दूरी पर। उसकी नीली जलती हुई आंखें विक्रम की आंखों में झांक रही थीं। उसका सड़ा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियां जानवरों के पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं, विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आह! विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने साइकिल को एक तरफ झटका दिया। अंतिम क्रॉसिंग। सामने एक पुराना, टूटा फूटा रेलवे क्रॉसिंग दिखाई दिया।
उसके पार महिपालपुर की बत्तियां धुंधली सी दिख रही थीं। वो मुक्ति का द्वार था। लेकिन पीछे से ट्रेन का शोर अब इतना तेज हो गया था कि जमीन बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक विशालकाय इंजन अब विक्रम के ठीक ऊपर चढ़ने वाला है। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि विक्रम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो साया अब उसकी साइकिल को लगभग पकड़ चुका था। तुम मेरे हो। विक्रम ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी पूरी शारीरिक क्षमता लगाकर आखिरी बार पैडल मारा। साइकिल हवा में उछली और क्रॉसिंग के उस पार जा गिरी। जैसे ही विक्रम का शरीर पटरी की सीमा से बाहर हुआ, एक अविश्वसनीय घटना घटी। उसके पीछे से एक तूफानी हवा का झोंका निकला, जो इतना शक्तिशाली था कि विक्रम साइकिल समेत कई फीट दूर जा गिरा। और उसी पल एक कान फोड़ देने वाली, रूह को कंपा देने वाली स्टीम इंजन की सीटी बजी। छू। ये आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने कान बंद कर लिए और जमीन पर दुबक गया। कुछ सेकंड तक वो आवाज गूंजती रही और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अत्यंत सन्नाटा। विक्रम कई मिनटों तक वैसे ही पड़ा रहा, कांपता हुआ, रोता हुआ। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था। न कोई ट्रेन, न वो लाल रोशनी, न वो भयानक सड़ा गला आदमी। सिर्फ वही घना कोहरा था और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की मनहूस आवाजें आ रही थीं। पटरी वैसी ही वीरान पड़ी थी जैसे सदियों से थी। अभिशाप का सच। विक्रम उस रात कैसे घर पहुंचा, उसे कुछ याद नहीं। वो किसी जॉम्बी की तरह साइकिल घसीटता हुआ अपने दरवाजे तक पहुंचा और बेहोश हो गया। अगले 3 दिनों तक उसे 104-105 डिग्री बुखार रहा। वो बेहोशी में बड़बड़ाता रहा, लाल रोशनी, नीली आंखें, ट्रेन आ रही है, मुझे मत पकड़ो। जब उसका बुखार उतरा, तो वो एक अलग इंसान बन चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो हर छोटी आवाज पर चौंक जाता था। जब वो एक हफ्ते बाद काम पर लौटा, तो उसने ये बात अपने सबसे पुराने साथी रामदीन काका को बताई, जो एयरपोर्ट बनने से पहले से वहां काम कर रहे थे। रामदीन काका ने पूरी बात सुनी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीड़ी सुलगाई और धीमी आवाज में बोले, तू बहुत किस्मत वाला है रे विक्रम, जो जिंदा लौट आया। उस पटरी पर यमराज का पहरा है। उन्होंने बताया, बात 1980 की सर्दियों की है। ठीक ऐसी ही कोहरे वाली रात थी। एक मालगाड़ी, कार्गो ट्रेन उस पटरी से गुजर रही थी। ड्राइवर का नाम था मंगल सिंह। कहते हैं कि सिग्नल फेल हो गया था और ट्रेन पटरी से उतरकर एक दलदल में जा गिरी थी। इंजन पूरी तरह जमीन में धंस गया था। रामदीन काका ने धुआं छोड़ते हुए कहा, हफ्तों तक मलबा हटाया गया, लेकिन ड्राइवर मंगल सिंह की लाश कभी नहीं मिली। न इंजन मिला, न ड्राइवर। बस उसकी फटी हुई वर्दी का एक टुकड़ा मिला था, जिस पर खून और तेल लगा था। तब से हर साल सर्दियों में जब कोहरा घना होता है, मंगल सिंह अपनी ट्रेन लेकर वापस आता है। वो अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और जो कोई भी उस वक्त उस पटरी पर होता है, वो उसे अपना सहायक, असिस्टेंट बनाने के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, ताकि उसकी जगह कोई और उस शापित इंजन को चला सके। विक्रम ने अपनी बांह पर नजर डाली। वहां एक हफ्ते बाद भी 5 उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बर्फ से भी ठंडे हाथ से जकड़ लिया हो। आज भी नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास कोहरे वाली रातों में कोई भी समझदार इंसान काली पटरी के रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि कभी कभी रात के सन्नाटे में आपको दूर से एक स्टीम इंजन की छुक छुक और एक दर्दनाक सीटी की आवाज सुनाई दे सकती है, जो नए शिकार की तलाश में है।